निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, सह प्राध्यापक सेज यूनिवर्सिटी भोपाल इतिहास विभाग में हूँ और आज मध्यकालीन इतिहास 1206 से 1739 विषय में आज हम अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन एवं सुधार विषय पे अपना व्याख्यान देंगे। इसके पहले की कड़ी में हम लोगों ने बलबन के राजत्व सिद्धांत को समझा। बलबन के राजत्व सिद्धांत ने ही अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन एवं सुधार की पूर्व पीठिका है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजत्व का सिद्धांत, जो रक्त एवं लौह की नीति थी, वह अलाउद्दीन खिलजी का पुरोगामी था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन और जो सुधार राजतंत्र में किए, वह बलबन की नीति का पारितोषक था। बलबन ने जो वृक्ष साम्राज्य संचालन के लिए लगाया था, वह अलाउद्दीन के प्रशासन सुधारों से पल्लवित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासनिक सुधार और बाजार नियंत्रण नीति की अपनाया। यह विषय जो आज हम अलाउद्दीन का प्रशासन और सुधार पढ़ने जा रहे हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के विषय में हमें आज इस विषय के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था से हम आज परिचित होंगे। अलाउद्दीन खिलजी कालीन कर व्यवस्था को जानने का आज अवसर मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझ सकेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कालीन गांव के अधिकारियों के विषय में आज हमें जानकारी मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के महानतम शासकों में से एक था। वह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका नाम बहाउद्दीन गुरसब था, जो उसका उपनाम था बहाउद्दीन गुरसब था। यह अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक था, जो कि सल्तनत पीरियड का 20 वर्ष था। इन 20 वर्षों में खिलजी वंश को उच्चतम शिखर तक ले जाने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया और सल्तनत की जो आधारशिला थी, सल्तनत साम्राज्य की जो सुल्तान पीरियड था, उसका जो महत्वपूर्ण नींव थी, उस नींव को मजबूत करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी में एक अच्छे शासक के सभी गुण मौजूद थे। अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह किया और साम्राज्य में अपना स्थान बनाने का प्रयास किया। वर्ष 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का विस्तार और देवगिरी को अपने अधीन करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार दक्षिण के राज्यों में साम्राज्य विस्तार का कार्य किया। इसके पहले किसी भी शासक ने दक्षिण विजय का अभियान नहीं किया था। जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा तथा ससुर जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन ने बलबन के शासन की निष्ठुर नीतियां पुनः अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि साम्राज्य में जो विद्रोह होते हैं, उसके पीछे के जो कारण है, वह दरबारी अधिकारियों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के शासन की निष्ठुर और कठोर नीतियों को पुनः अपनाने का निर्णय लिया। उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया और उलेमाओं के
साम्राज्य संचालन में नियंत्रण को बंद किया। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोहों का सामना किया। उसने इन विद्रोहों के पीछे छुपे हुए कारणों का पता लगाया और विद्रोहों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए और उन्हें लागू किया। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः स्थापित किया तथा उसे और प्रभावी बनाने के लिए समुचित उपाय किए। शराब, नशीले पदार्थों का प्रयोग साम्राज्य में वर्जित कर दिया गया। कुलीनों को आदेश दिया गया कि वे उसकी अनुमति के बिना सामाजिक समारोह या अंतर्विवाह नहीं करेंगे। इस आदेश के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि सामाजिक समारोह और अंतर्विवाह जो एक अधिकारी अपने बेटी या बेटे का विवाह दूसरे अधिकारी के घर करता है तो यह शक्ति संगठित हो जाती है। यह ताकत संगठित रूप से किसी भी साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। इसलिए उसने यह आदेश दिया कि अंतर्विवाह कोई भी अधिकारी बिना हमारी परमिशन के, हमारी अनुमति के नहीं कर सकेगा। उसने अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने और देश को, साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल अस्थायी सेना की तैयारी की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी। उसने एक नई राजधानी सीरी में बनाया और सीरी की नींव उसने 1303 ईस्वी में रखी। उसने सीरी राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय का भी निर्माण कराया, जहां से जल की व्यवस्था साम्राज्य में सुचारू रूप से की जा सके। उसने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार भी बनवाई, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। उसने प्रवेश द्वार के रूप में अलई दरवाजा का निर्माण कराया, जो एक प्रसिद्ध इस्लामिक वास्तुकला के श्रेष्ठ मेहराब का प्रतिनिधि माना जाता है। इसमें इस्लामी वास्तुकला की महत्वपूर्ण कला, जो उस समय मेहराब का डिजाइन बनाई जाती थी, उसका प्रतिनिधि माना जाता है। उसने कमल की आकृति वाले घोड़े के नाल के आकार के मेहराब के साथ साथ अर्धवृत्ताकार प्रवेश द्वार का भी निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अस्थायी सैन्य संगठन का विकास किया था। वह यह जानता था किसी भी साम्राज्य की शक्ति उसकी सैन्य शक्ति में निहित होती है। बिना सैन्य शक्ति के साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता है। और ऐसे समय में जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक हो रहा था, तब दिल्ली सल्तनत में एक अस्थायी सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण नीति की व्यवस्था की। बाजार व्यवस्था उसने बनाई। यह बाजार व्यवस्था इस समय जो अपनी हम लोग बाजार व्यवस्था देखते हैं, वह 1300 जो अपनी 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए दीवान-ए-रियासत विभाग की स्थापना की, जो कि उस समय रसद एवं पूर्ति से जुड़ा हुआ विभाग था। कोई भी बाजार में जो भी प्रमुख अधिकारी बनते थे, अधिकारी नियुक्त होते थे, वह दीवान-ए-रियासत के अंतर्गत आते थे। दीवान-ए-रियासत बाजारों के जो बाजार व्यवस्था थी उसका एक प्रमुख विभाग था। सभी प्रमुख वस्तु जो थी उनके बाजार अलग अलग उसके अधीक्षक होते थे और बाजारों के नाम भी अलग होते थे। बाजार के अधिकारी को सहना मंडी कहा जाता था। इस बाजार व्यवस्था से संबंधित अन्य अधिकारी मुनही एवं बरीद होते थे। इनमें बाजारों का विभाजन, मूल्यों का निर्धारण, बाजार प्रशासन की स्थापना, अनाज की कीमतें तय करना,
दलालों पर निगरानी रखना दीवाने रियासत का प्रमुख कार्य था। बाजारों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन के उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं में से एक थे। अलाउद्दीन की एक बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था, इसीलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम और निर्धारित कर दी। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए। ये बाजार थे अनाज बाजार, जिसको मंडी कहा जाता था, कपड़ा बाजार, जिसे सराय अदल कहा जाता था, घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार अलग था। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अधिकारी सहनाए मंडी नियुक्त किया, जिसकी सहायता गुप्तचर अधिकारी किया करते थे। सहनाए मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन को 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों से बाजार की व्यवस्था की पता चलता था। बाजार व्यवस्था कैसी चल रही है, बाजार के अधिकारी कैसे कार्य कर रहे हैं, बाजार में आने वाले विक्रेता लोगों को, क्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं दे रहे हैं कि नहीं, इसकी रिपोर्ट वरीद जो सूचना अधिकारी था वह तथा मुहियन जो गुप्तचर अधिकारी था वह दैनिक रोज उसकी रिपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी को प्रेषित करते थे। सुल्तान के आदेशों के किसी भी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कठोर दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें राजधानी से निष्कासन, जुर्माना लगाना, कारावास और अंग भंग करना शामिल था। यदि कोई व्यापारी या कोई भी अधिकारी, सहनाए मंडी ही क्यों न हो, अगर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किए गए आदेशों को नहीं मानता था तो उसे सुल्तान द्वारा राजधानी से निकाला भी जा सकता था और उसे अंग भंग करके दंडित भी किया जा सकता था। अगर वजन कम तौलने पर, अगर व्यापारी वजन को कम तौलता था तो जितना वजन कम होता था उसके शरीर से उतने ही मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाता था, जिसको हम अंग भंग के रूप में लिख सकते हैं। दिल्ली बाजार व्यवस्था में घोड़ों के व्यापारियों और दलालों द्वारा घोड़ों की खरीद पर रोक लगाकर घोड़ों के बाजार में कम कीमत सुनिश्चित की गई। इसके पहले घोड़ों के जो व्यापारी हुआ करते थे वह घोड़ों को इकट्ठे छोटे छोटे व्यापारियों से खरीद करके उसको अधिक मूल्यों पर बाजारों में बेचते थे, जिससे सैनिकों को घोड़ों को खरीदने में दिक्कत आती थी, परेशानियां हुआ करती थी। अब घोड़ों के बाजार मूल्य को कम और सुनिश्चित करके दिल्ली सल्तनत के सैनिकों के लिए घोड़ों के व्यापार को सुलभ बनाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के अतिरिक्त भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह यह जानता था कि दिल्ली सल्तनत में जो बाजार नियंत्रण हम स्थापित करना चाह रहे हैं उसका मूल स्रोत कृषि और कृषि योग्य भूमि है, और बिना कृषि की पैमाइश और कृषि योग्य भूमि और अनाज का जो राजस्व हम लिया जाता था वह अनाज के रूप में लिए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की। वह सल्तनत में पहला सुल्तान था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दोआब में भू राजस्व का आकलन कृषि के अंतर्गत भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह था कि गांव के अमीर और शक्तिशाली लोग जिनके पास अधिक भूमि थी अपना बोझ गरीबों पर नहीं डाल सकते थे। कृषि की जो पैमाइश की गई कृषि के आधार पर, उससे यह हुआ कि एक्चुअल जो उस समय पैदावार होती थी उसके आधार पर टैक्स लगाने का कार्य किया गया, जो टैक्स बनाया गया जो उसकी जो पैमाइश के आधार पे कृषि के पैदावार के आधार पर निश्चित की गई।
अलाउद्दीन यह चाहता था कि क्षेत्र के जमींदार, जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता है, अन्य लोगों के समान ही कर का भुगतान करें। उनके विशेषाधिकारों को उसने छीन लिया। खुद और मुकद्दम को भी जो पशु रखते थे उस पे, इसको हम घरी और चरी कर के नाम से जानते हैं। घरी कर था जो गृह कर था, उसे घरी, और चरी कर जो था वह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। यह अन्य अवैध उपकरों को भी छोड़ना पड़ता था। जो अपने खुद और मुकद्दम नाम के जमींदार हुआ करते थे, उन्हें कुछ अवैध उन्होंने उपकर किसानों पर लगाया था, जिसको उसने समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में शासन संचालन के लिए अस्थाई सेना दीवाने आरिज विभाग के अंतर्गत नियुक्त की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थाई सैन्य शक्ति विकसित की। उसकी सैन्य क्षमता उस समय 4,75,000 थी। उसके सैनिकों की जो क्षमता थी वह 4 लाख से ऊपर थी। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने यह विकसित करने का प्रयास किया कि हम सैनिकों को नगद वेतन देंगे, नगद वेतन के रूप में उनकी सैलरी आएगी। उसने एक सैनिक को, जो घुड़सवार सैनिक होता था, उसको 238 टंका प्रतिवर्ष एवं एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका प्रतिवर्ष अधिक मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि 238 टंका और 78 अतिरिक्त टंका पे सैनिकों का गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए उसने दिल्ली के आसपास बाजार व्यवस्था स्थापित की। बाजार व्यवस्था में दिल्ली के जो किसान थे, दिल्ली हरियाणा के आसपास के जो किसान थे, दोआब के जो किसान थे, वह अपनी जो कर होता था, जो उनको कर देना होता था राज्य को, वह 50% तक था। वह अपनी उपज का आधा हिस्सा उपज के रूप में ही, अनाज के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उस अनाज व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली और उसके आसपास माल गोदामों का निर्माण किया, जिससे अगर कभी सूखा पड़ता है, सैन्य आक्रमण के समय फसल खराब होती है, तो कम रुपए में अनाज की फिक्स कीमत पे ही अनाज उपलब्ध हो सके। इसलिए उसने माल गोदामों की व्यवस्था की। घोड़ों के लिए उसने, मैंने बताया कि जो व्यापारी थे अवैध व्यापार न कर सके, इसलिए उसने घोड़ों के मूल्य फिक्स किए, जो कि सैनिकों से जुड़ा था। तीसरा, सैनिकों के लिए दासों और कपड़ों के मूल्य को भी उसने निर्धारित किया, जिससे सैनिकों के रोजमर्रा की जो वस्तुएं थीं, आवश्यकता की जो वस्तुएं थीं, वह बाजार से कम मूल्य में प्राप्त हो सकीं और उसका शासन और अस्थाई जो सैन्य संचालन था वह सुचारू रूप से चल सका। इस विषय के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आज जानी और समझी। सबसे पहली बात यह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था क्यों की, इस महत्व को हमने समझा। उसका महत्व यह था कि जो सैनिक थे उनको कम पैसे में, कम लागत में उनकी रोजमर्रा की वस्तुएं प्राप्त हो सके। दूसरा, कालाबाजारी को उसने नियंत्रित किया। जो व्यापारी थे इसके पहले क्या करते थे, अनाज को छोटे छोटे व्यापारियों से क्रय करके स्टोर कर लेते थे, उसको महंगे दाम पे बेचते थे, जिसको उसने रोका। उसने घोड़ों के बाजार को भी ऐसे नियंत्रित किया, घोड़ों के मूल्य को भी उसने नियंत्रित किया, जिससे सबसे महत्वपूर्ण जो उसका उद्देश्य था, उसके सैनिकों के माध्यम से उसने इस बाजार व्यवस्था के माध्यम से कम लागत में अपने सैनिकों को सारी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। दूसरा महत्व क्या था, यह था कि जो अमीर वर्ग थे वह काला बाजारी व्यवस्था के माध्यम से बाजार में अपने स्टोरेज करके घोड़ों को, हर व्यापार को अलग मूल्यों पे बेचते थे, जिससे क्या होता था, उनकी आय बढ़ती थी और समाज में उनकी ख्याति ज़्यादा प्राप्त थी। तो वह राजा का या सुल्तान की इज्जत नहीं किया करते थे, जिसपे वह लगाम लगाने में सक्षम रहा। उनकी अवैध आय को रोक करके उसने समाज में समानता और कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास किया,
जिससे से समाज में समानता स्थापित हुई। कोई बहुत ज़्यादा धनी नहीं बन सकता था, न कोई बहुत गरीब रहा। उसने खुद और मुकद्दम जो जमींदार थे उनके ऊपर जो पशु कर और गृह कर लगाए, उससे उनकी स्थिति भी आम किसानों जैसी हो गई। वह अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी की इस व्यवस्था के माध्यम से जो पशु कर और गृह कर लगाया, कहा जाता है कि उसके समय के अमीर पान खाना भी छोड़ दिए। ऐसी स्थिति उसने कर दी कि कोई समाज में पान खा करके भी जो अमीर थे उन्होंने पान को भी महंगा किया, पान पे भी टैक्स लगाया था, जिससे कोई भी अमीर अपने को बहुत ही शक्तिशाली या बहुत धनी साबित नहीं कर पाता था, समाज में अपनी विरासत को बहुत धनी नहीं दिखा पा रहा था। इस विषय के माध्यम से हमने बाजार व्यवस्था में गुप्तचरों की व्यवस्था की भूमिका को समझा। गुप्तचर मैंने बताया वरीद और मुहैयान जो थे वह इस प्रकार से सक्रिय थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में कि कोई भी अपने रनिवास में जब सोने जाता था तो उसको यह डर लगा रहता था कि अलाउद्दीन के गुप्तचर कहीं हमारी बात न सुन रहे हों। वह अपनी पत्नी से भी राजा के खिलाफ बात करने में डरता था। राज व्यवस्था की बातें करने में दो अधिकारी डरते थे कि हो सकता है कि कोई अलाउद्दीन खिलजी का गुप्तचर हमारी बातों को सुन रहा हो। और इन्हीं गुप्तचरों के माध्यम से बाजार व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। गुप्तचरों का खौफ व्यापारियों में इस प्रकार से बढ़ा कि व्यापारी ये डरते थे कि मैं जिस सामान को एक व्यक्ति समझकर दे रहा हूँ, हो सकता है कि यह सुल्तान का गुप्तचर हो और वह सुल्तान को यह बता दे कि मैंने जो कीमत प्राइज सुल्तान ने दी थी, जो मूल्य फिक्स किया था, उसके अतिरिक्त मूल्य पे सामान को दिया तो मुझे दंडित किया जाए, साम्राज्य दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाए या कारावास दे दिया जाए। तो यह खौफ अलाउद्दीन खिलजी गुप्तचरों के माध्यम से बनाने में सफल रहा। मैंने दंड की बात की, उसकी जो दंड व्यवस्था थी, न्याय प्रशासन था, इसे भी हमने समझा। दंड व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या देखा कि किसी भी व्यापारी को नियम न मानने पे साम्राज्य से निष्कासित किया जा सकता था, कारावास दिया जा सकता था, या जितने मूल्य के हमने गलत व्यापार किया उसको उतना दंड पेनाल्टी के रूप में देना पड़ता था। और अंग भंग करने की व्यवस्था मैंने बताई कि अगर कम तौलता था तो उसके मांस को भी निकाल लिया जाता था। न्याय इतना समान किया न्याय प्रशासन उसने कि जो अवैध कर लिए जाते थे, न्याय प्रशासन क्या था उसका, जो अमीरों द्वारा टैक्स लिए जाते थे उसको उसने उस पर रोकने का काम किया। ठीक है। इसके बाद इस विषय से जुड़े हुए कुछ हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं जिसको समझना महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों को लिखें। अब प्रश्न आया है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के अंतर्गत हम उसके द्वारा निर्धारित किए गए करों का उल्लेख करेंगे और उसके बाजार व्यवस्था का यहाँ पे विस्तार से वर्णन करेंगे। उस बाजार व्यवस्था में अलग अलग बाजारों के नाम लिखेंगे, गुप्तचर व्यवस्था को लिखेंगे और मूल्य सूची को भी वर्णित करेंगे। तो यह हमारा आर्थिक सुधार बनेगा। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन अगर घुमा के कोई एग्जामिनर पूछता है तो बाजार नियंत्रण नीति की व्याख्या करें। यह सीधा और सरल प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण नीति के बारे में लिखना है। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में आप उसके सैन्य प्रशासन को लिखेंगे कि उसकी सैन्य शक्ति कितनी थी, 4,75,000। सैनिकों के वेतन क्या थे, एक अतिरिक्त घोड़े पे वेतन क्या थे, और उसके साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत छोटे में शार्ट में आप लघु उत्तरी प्रश्नों की तरह आप बाजार नियंत्रण को भी इसमें लिखेंगे। तब यह जाकर के पूरा उत्तर आपका कंप्लीट होगा कि उसके प्रशासनिक सुधार क्या थे। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधारों की समीक्षा करें। सैन्य सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया, मैंने बताया कि एक अस्थायी सेना दीवाने अर्ज विभाग के अंतर्गत किया, उसमें सैनिकों की एक शक्ति विकसित की। घोड़ों को उसने क्या किया, जो घोड़े हुआ करते थे इससे पहले, एक सैनिक अपने घोड़े को दिखाने के बाद दूसरे सैनिक को दे दिया करता था, जिससे क्या होता था कि वही घोड़ा बार बार रिपीट होता था और घोड़ों की संख्या
जो वास्तविक संख्या थी वह कम हो जाती थी। इसके लिए उसने घोड़ों को दागने की व्यवस्था, सील लगाने की व्यवस्था पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत की। दूसरी, हुलिया लिखने की। घोड़े की हुलिया, घोड़े पे कुछ निशान है, उसको लिखा जाता था। तीसरी व्यवस्था उसने सैन्य प्रशासन के अंतर्गत की, चेहरा, किसी भी व्यक्ति का चेहरा लिखा जाता था, हुलिया लिखा जाता था कि वह सैनिक कितना लंबा है, उसका कद क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसके शरीर पे कहीं कटे का निशान है। तो यह बाकायदे एक रजिस्टर पे लिखा जाता था, जिससे घोड़ों की जो वास्तविक संख्या थी वह उसके समय में फिक्स हुई। सैन्य सुधार के अंतर्गत इन बातों का भी उल्लेख हम करेंगे। इन सब बातों के साथ साथ अगर यह चारों प्रश्न हम समझ जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको हम आसानी से लिख सकेंगे। धन्यवाद।